क्या सत्ता और कुर्सी का लालच देश हित की लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है? यह सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं या जो मुद्दे उठा रहे हैं वो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है क्या? एक के बाद एक तमाम संस्थाओं पर बिना किसी ठोस सबूत के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और अब उन्होंने एक विदेशी अखबार को एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि कांग्रेस का गेम यह है कि गड़बड़ हो चुकी भारतीय चुनाव प्रक्रिया को जनता को एकजुट करके चुनौती दी जाए। सवाल यह है कि आखिर किस कोर्ट में यह साबित हुआ है कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया गड़बड़ है? कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारी लड़ाई यानी कांग्रेस की लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है, यानी हिंदी में अनुवाद करें तो कांग्रेस की लड़ाई भारतीय राज्यों से है। सवाल है कि क्या इन बयानों के पीछे कोई बड़ी सियासी चाल है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी डिबेट। किस्सा कुर्सी का या फिर किस्सा अराजकता का? आज यह बहस बहुत बड़ी है। मेरा निवेदन है आर पार के स्पेशल ब्रॉडकास्ट को आज आप जरूर देखें। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है। वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आप हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो और वोट चोरों की आप मदद करें। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण और वोट चोरी के आरोप के बाद राहुल गांधी की सियासत का दायरा कहां तक पहुंच चुका है, खुद उनकी जुबानी सुन लीजिए। एक विदेशी अखबार को दिए इंटरव्यू में राहुल ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पहरे में है क्योंकि मोदी सरकार सुनियोजित तरीके से वोट की हेराफेरी करवा रही है और कांग्रेस की रणनीति है कि गड़बड़ हो चुकी भारतीय चुनाव प्रक्रिया को जनता को एकजुट करके चुनौती दी जाए। राहुल गांधी ने विदेशी अखबार को बोला कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि हम चुनाव आयोग और चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता के खिलाफ एक विरोध पैदा करेंगे, प्रमाण के आधार पर नहीं। जिस अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया उन्होंने भी कह दिया कि वी कैन नॉट वेरीफाई की एविडेंस जो राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, क्या ये पेश करते हैं, ये एविडेंस है भी रेलेवेंट? सवाल है कि कांग्रेस और राहुल गांधी का इरादा क्या है? क्या सत्ता हासिल करने के लिए कोई अराजक प्लानिंग चल रही है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? वैसे 2023 में राहुल ने विदेशी जमीन से जो कहा था, आज उसे भी याद करना जरूरी है। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. भारत के कई पड़ोसी देशों में अराजकता के उदाहरण सामने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर राहुल गांधी की मंशा क्या है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो किस्सा कुर्सी का या किस्सा अराजकता का? आइए विश्लेषण देख लेते हैं। सीधा चलते हैं आज के सुप्रसिद्ध विश्लेषण में। सत्ता की चाहत में भड़काऊ बयानों का विश्लेषण। आखिरकार राहुल गांधी ने इस बात को क्यों बोला है? मैं आपको 23 सितंबर 2025 का बयान सुनाता हूं जो कि हाल ही का बयान है, इसी हफ्ते का बयान है। कांग्रेस का गेम है कि जनता को एकजुट करके भारतीय चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी जाए, यानी मास मोबिलाइजेशन की चुनौती की बात की जा रही है। मैं आता हूं 15 जनवरी 2025 को। हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्यों के साथ लड़ रहे हैं। मैं आता हूं 10 सितंबर 2024 को। भारत में लड़ाई यह है कि क्या कोई सिख पगड़ी और कड़ा पहन सकता है, और इस पर वही फैक्ट चेक हुए थे राहुल गांधी जब विदेशी धरती पे बोला था। 15 मार्च 2023, यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक है, इस बात से बेखबर क्यों है कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। यानी यूरोप और अमेरिका से गुहार लगा रहे थे राहुल गांधी, वो भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करे। आप क्रोनोलॉजी समझिए, पूरा का पूरा खेल समझिए, और आप कह रहे हैं मेरा गेम प्लान है। मैं आता हूं 6 फरवरी 2020 को। हिंदुस्तान के युवा मोदी को डंडे से मारेंगे,
ये घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये 6 फरवरी 2020 की प्लानिंग थी और एक रैली में राहुल गांधी ने इस बात को बोला था। मैं इसको दिखा भी सकता हूं। मैं बड़े सवाल की बात करता हूं। ये तमाम बयान राहुल गांधी के हैं। सियासत में हार एक तो क्या अराजकता वाले एजेंडे के सहारे है राहुल गांधी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हार पे हार के बाद हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, ये बीजेपी कह रही है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन है इस चर्चा के अंदर, आइए परिचय करा देते हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ, सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं, अमीक जमाई मेरे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है, मलूक नागर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले शहजाद पूनावाला आपके पास आता हूं। राहुल गांधी के बयान को आप कैसे लेते हैं, क्योंकि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। ये 50 सेकंड स्टार्ट नाउ। देखिए, मुद्दों की है कंगाली तो कभी मां को गाली या आरोप लगाएंगे जाली। जो इंटरव्यू इन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में दिया है उसमें 3 बातें प्रमुखता से आई है। पहली बात, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, हम पब्लिक प्रेशर के माध्यम से इलेक्शन सिस्टम की इंटेग्रिटी को चैलेंज करेंगे। और सेकेंडली, उसी आर्टिकल में फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि राहुल गांधी जैसे जब पूछा गया प्रमाण दीजिए तो कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सके। पर लास्ट का जो शब्द था वो बहुत खतरनाक था। और मैं अभी चर्चा कर रहा था मलूक जी हमारे सीनियर नेता से, तो उनको मैंने बताया गेम ऑफ मोबिलाइजेशन ये कहा है राहुल गांधी ने, हम गेम ऑफ मोबिलाइजेशन खेलना चाहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है, देखिए ना, कि मां को गाली देते हैं, चौथी बार गाली दे दी, कुछ मुद्दा नहीं है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाराष्ट्र में बम फोड़ने गए तो वहां पे सुतली बम निकला, फिर हरियाणा में गए सुतली बम निकला, कर्नाटका में महादेवपुरा में सुतली बम निकला, उसमें तमिलनाडु के हाईकोर्ट में गया सुतली बम निकला। आनंद में सुबह पता है 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ऐसे, देखिए 6000 वोट डिलीट हो गए। और अमीश का शो 7 बजे शुरू हो उससे पहले 6000 वोट डिलीट ही नहीं हुए थे। अमीश याद है कि नहीं याद है? मैं झूठ बोल रहा हूं। आप पूछे सुरेंद्र जी से 6000 में कितने वोट डिलीट हुए थे, आनंद में कितने वोट डिलीट हुए? ओके, मैं सुरेंद्र राजपूत आपकी बात को सुन रहे। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास आता हूं, प्रश्न का जवाब दीजिए। आखिरकार किस गेम प्लान की राहुल गांधी बात कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले वो 15 मार्च 2023 को यूरोप और अमेरिका को कह चुके हैं कि भारत के लोकतंत्र को आके वो बचाए। वो एक तीसरे देश को, चौथे देश को दूसरे देश को कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को आके बचाए। ये तो आपकी निष्ठा बची है भारत के लोकतंत्र के अंदर। आपके नेता विदेशी धरती पर जाके उनको कह रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र को बचाओ। अमीश भाई कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका, ये आपके लिए कह रहा हूं। और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अपने दिल पर हाथ रख के कह दो कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। आज की डेट में लद्दाख में जिस तरीके से हजारों युवा निकल रहे हैं और अपनी भूमि बचाने के लिए निकल रहे हैं, आप उनको देशद्रोही कह रहे हैं और उन लोगों को आप देशभक्त कह रहे हैं जो क्या नाम 2020 में अप्रैल के बाद जिनके रहते हुए जिनके राज में चीन हमारे यहाँ अतिक्रमण कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, आप वोट चोरों का साथ दे रहे हैं, जिन वोट चोरों को गद्दी छोड़नी चाहिए थी, जो वोट का कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जो एक संवैधानिक संस्था के साथ मिलकर के एक बाकायदा एक संस्थागत बेईमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर मास मोबिलाइजेशन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? और राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? कौन सा मास मोबिलाइजेशन? अमेरिका और यूरोप से मदद लेकर होगा। आप अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश से मदद लेना चाहते हैं। अरे बीच में काहे बोलते हो भाई? मेरे 50 सेकंड तो हो जाए। मैं आपको और 50 सेकंड दे दूंगा। आपने बोला, आपने सीधा लद्दाख की बात करी, मैंने तो लद्दाख की बात ही नहीं करी। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, विदेश से सहारा लेकर भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है सीधे तौर पर। ये कब कहा था? फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा है भाई। फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल पढ़ते नहीं राहुल गांधी। ये इंटरव्यू राहुल जी देते हैं, पढ़ते भी नहीं कांग्रेस वाले। बताइए, गजब है, राहुल का इंटरव्यू नहीं पढ़ रहे। शहजाद, मैं शहजाद आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों से कतई बात नहीं कर रहा हूं। गरीब समाज के भाई हैं, लेकिन सुनिए, हम नेपोटिस्ट नहीं हूं, जो मैं मिलेनियल हूं, जेन ज़ी के करीब, मुझसे कहां बात करेंगे? अच्छा, मेरा निवेदन है, एक सेकंड, ओके, हम लोग नेपोटिस्ट की बात में करूंगा। सुरेंद्र राजपूत बोलिए प्लीज।
नहीं, हाँ, हम लोग फेंकू भी नहीं है शहजाद, आप छोटे भाई हो हमारे, हम लोग ना फेंकू है ना तड़ी पार है, तो हम कहां आपसे बात कर सकते हैं। हम लोग उस आदमी से कतई बात नहीं कर सकते जिसने पूरे बिहार के झा लोगों को गालियां दी थी। हम कैसे बात कर लें? हम उन लोगों से कतई बात नहीं कर सकते जो लोग बिहार में नरेंद्र मोदी जी की मां के खिलाफ गाली के नाम पर पूरे बिहार बंद में जिन लोगों ने पूरे बिहारियों को मां की गालियां दी, और जिन्होंने मेरी मां को गाली दी थी प्रेम शुक्ला ने, उसके खिलाफ ना नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी। हम लोग उन जैसे महाराजा लोगों से कहां बात कर सकते हैं? और बिल्कुल शहजाद आपने सही कहा, बिहार के झा लोगों से आप लोग नहीं माफी मांगेंगे और बिहार का झा इस बार आपको बताएगा, तो कहां बात कर सकते हैं? हम तो अमित देवगन जी से पूछ रहे हैं, इतने बड़े प्रख्यात पत्रकार, कि भाई कब आपने जो है ये बात कही राहुल गांधी ने, और जब ये राहुल गांधी जी ने बात कही तो क्या नरेंद्र मोदी जी की इतनी कायर, कमजोर, निकम्मी सरकार थी कि उन्होंने एफआईआर नहीं करी, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया राहुल गांधी को? वो इंतजार करते रहे कि अमीश देवगन इस मुद्दे को उठाएंगे, 7 बजे आर पार के शो में उठाएंगे, शहजाद भाई हमारे छोटे भाई आएंगे, यहां पर वो निप्पो किड की बात करेंगे, वो अपने नरेंद्र मोदी जी को फेंकू कहलवाएंगे, अमित शाह जी को तड़ी पार कहलवाएंगे। ये 3 साल पहले प्लानिंग की थी क्या? ओके, ये बात 15 मार्च 2023 को करी गई थी। मैं, अगर आप चाहेंगे, मैं इसका वीडियो भी आपको दिखा सकता हूं। यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के रक्षक इस बात से बेखबर क्यों हैं कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। मैं आज पर आता हूं, जो इस हफ्ते की बात पे आता हूं। राहुल गांधी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं, इंडियाज डेमोक्रेसी इज अंडर द सीज from systematic vote rigging, and Congress party's strategy is to challenge the integrity of India's electoral system by the building public pressure. We are playing the game. The whole point is this. सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र, the whole point is this. We are playing the game of mass mobilization. ये कौन सा घिनौना खेल खेल रहे हैं आप लोग जिसमें आप मास मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं? That's my question, and these are not my words. These are words of Shri Rahul Gandhi, the honorable LOP of this nation. Please answer this, sir. अमीश भाई गले का नस फट जाएगा इतना। बिल्कुल नहीं फटेगा सर, चिंता ना करिए। यार आप तो दोस्त आदमी हैं। मैं बिल्कुल दोस्ती, मैं तो आपके साथ दोस्ती निभा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, इतना सरल राहुल गांधी जी की बात ही रख रहा हूँ। भाई रुको, इतना मत बात करो महाबली, जब सवाल का जवाब भी तो सुन लो। हम राहुल गांधी जी के एक एक शब्द के साथ हैं, और जो लोग पब्लिक प्रेशर को घिंघोना अपराध कहते हैं, उन लोगों को देशद्रोह के आरोप में जेल जाना चाहिए। देश में लोकतंत्र का दबाव ही, पब्लिक का दबाव ही, इंडियन डेमोक्रेसी की जो सीजर है, जो भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने एक दूसरे से मिलकर के कर रखा है, जिसमें वोटों की चोरी की जा रही है, संस्थागत रूप से कह रहे हैं, किसी कोर्ट ने नहीं बोला, मैं फिर कह रहा हूं, किसी कोर्ट ने नहीं बोला, ये कांग्रेस का है। पहले आप बोलते थे ईवीएम भी गड़बड़ है। एक मिनट, ओके, बड़ी खबर, कर्नाटक के धारवाड़ में, कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक, कांग्रेस के कर्नाटक के धारवाड़ में सैकड़ों युवक सड़क पर निकल आए हैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ। बहुत बड़ा प्रदर्शन, ये विजुअल्स इस समय आ रहे हैं। भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर बड़ा प्रदर्शन करा है कर्नाटक के धारवाड़ में, नौजवानों का प्रदर्शन। आप देखिए संख्या, ये जेनजी है, क्या बोलेंगे? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, ये बड़ी खबर है धारवाड़ के अंदर। ओके शहजाद पुनावाला, ये तस्वीर तो एक बानगी है। जेनजी का तो डूसू से लेकर एचसीयू तक आपको प्रमाण मिल ही गया है ना कि जेनजी क्या सोचती है। दूसरी बात, उन्होंने कहा मैं राहुल जी के हर शब्द से खड़ा हूं साथ में। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करेगा। जहां तक सवाल है बिहार के सम्मान का, अरे आप उनसे बात करते हो जो बिहार को बीड़ी बोलते हैं, आप उनसे बात करते हो जो टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, आप उनसे बात करते हो दुरई मुरुगन से जिसने कहा कि बिहार को जो बुद्धि नहीं है, चन्नी जी से बात करते हो जिन्होंने कहा यूपीआई बिहारियों को घुसने देंगे। आज के टॉपिक पे मैंने तो सर जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला, उस स्टेटमेंट पे मैंने तो चुनौती दी कि भाई बताइए, तो भाग गए जिनको भागना था। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डीएमके के ऊपर क्या कार्रवाई की? डीएमके ने टॉयलेट क्लीनर बोला, आप उनके साथ गलवैयां करते बैठे रहते हैं। बताइए कि क्या बोला आपने चन्नी जी को, क्या बोला प्रियंका जी को जो तालियां बजा रही थी जब भैया बोला गया यूपी बिहार के लोगों को? छोड़ देते, वो विषय नहीं है, आज के विषय पर आते हैं। अब उन्होंने बोला कि वोट चोरी कहां हुई है, वोट चोरियों को हम लोग कह रहे हैं, एक उनका लॉजिक, उनका कह रहे हैं कि हम अपने लीडर
के साथ है, वो उनका राइट है, वो अपने लीडर के साथ अभी खड़े हो उन्होंने सकते हैं। कहा, वो कह रहे हैं मास मोबिलाइजेशन का मतलब है लोगों के पास जाना। अच्छा। और लोगों के पास जाने का तो विपक्ष को अधिकार है, क्या वो अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है? दैट्स माय पॉइंट। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके पास कोई संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ प्रमाण है तो आप जाके गांव को इकट्ठा करेंगे या उस संवैधानिक व्यवस्था को एक्सपोज करेंगे जिस प्लेटफॉर्म पे उसको एक्सपोज कर सकते हैं। दूसरी बात ये सुनिए, हम वही बेईमानी हुई है मतलब लोकसभा चुनाव। देखो मैं ये नहीं मानता हूं कोई कि ईवीएम में कोई उस तरीके की गड़बड़ी होती है। कैसे होती है बेईमानी? शायद वोट जाता, जैसे देखो ये संदीप दीक्षित सुनिए, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष भी देखा है कि भाई आए, हम लोगों ने ठप्पे लगाए, ठीक है, 100 वोट पड़े, उसके बाद हम लोगों ने 25, 30, 50 वोट अपनी तरफ से डाल दी। ये बूथ की कैप्चरिंग कैसे होती थी? परमेश्वर जी से लेकर संदीप दीक्षित से लेकर कीर्ति आजाद ने प्रमाण दिया है। 1987 का चुनाव रिग हुआ है, ये शशि थरूर ने बताया है। ये वो लोग हैं जो इलेक्टोरल फ्रॉड में कन्विक्ट हुए, इंदिरा गांधी जी, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। जो महावोट चोर है, जो बूथ चोरी करते थे, अब ईवीएम में गड़बड़ थी या नहीं थी वो तो पहले पूछिए, या ईवीएम को अब छोड़ दिया? अगर ईवीएम में गड़बड़ थी तो इसकी जरूरत नहीं। सुरेंद्र राजपूत, देखिए आप दोनों टाइम लिमिट फॉलो करिए, 40 सेकंड। सुरेंद्र राजपूत, मेक योर पॉइंट। जी, वो कह रहे पहले आप ईवीएम में गड़बड़ को कहते थे, अब इसको मैं कहते हैं। शहजाद भाई, हाँ शहजाद भाई, जब हम भाजपा वाले ईवीएम में गड़बड़ को कहते तो हमारे साथ रहते थे, भाजपा की ऐसी तैसी नहीं कहते ही नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। आप मेरा स्टेटमेंट प्रोड्यूस करो। मेरे नाम से आप उनकी टर्न में ना बोले। क्या है ये मजाक? ओके, मेरा देखिए मेरी रिक्वेस्ट को फॉलो करिए। ओके, मेरा शो ऐसा नहीं है कि सब बीच में बोले। ओके, अब मैं भी बोलूंगा शहजाद, आप प्रमाणित करो। तो दो बातें बड़ी साफ है। जिस वक्त वोटों में रिगिंग पुराने टाइम पे हो रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्या घुइयां छील रही थी? आज की डेट में वोटों में रिगिंग हो रही है, राहुल गांधी लगे हैं ना प्रतिपक्ष के नेता की तरीके से क्या नाम वोट चोरों और वोट डकैतों का पर्दाफाश करने में। कहां थे आपके नेता उस वक्त, जिस वक्त अगर वोटों में जो चोरी हुई थी, चाहे बिहार में हुई हो, चाहे यूपी में हुई हो, चाहे जहां पर भी आप नाम ले रहे हो, आपके नेता क्या घुइयां छील रहे थे उस वक्त? क्या कर रहे थे आपके नेता? अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, सरदार आंग्रे, विजयाराजे सिंधिया, के.आर. मलकानी क्या कर रहे थे? और आप बताओ हमको, आप लोग लोकतंत्र के रक्षक ही नहीं हो, लोकतंत्र के भक्षक हो। उस वक्त आप लोग कंप्रोमाइज कर रहे थे, आप लोग बैठे थे, सो रहे थे। हम जाग रहे हैं जब आप बात कर रहे हैं, जब ये फैसला आया इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसके बाद तो इमरजेंसी लग गई। और जिस अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जयप्रकाश नारायण, ये सब जेल चले गए थे। आपको आधी जानकारी है अमीश देवगन? कैसे आधी जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज उसको स्टे कर दिया था। हाँ, हाई कोर्ट ने इमरजेंसी लगाई। आप क्या बात कर रहे हैं? ये इमरजेंसी लगाई, ऐतिहासिक फैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का फैसला आता है और उसके बाद इमरजेंसी लगाती है इंदिरा जी। तो बीजेपी तो थी नहीं, जनता पार्टी प्रदर्शन करती तो करती कैसे? जनसंघ प्रदर्शन करती तो करती कैसे? सबको तो जेल में डाल दिया था आपने। अडवाणी जी, अटल जी, अरे सुन जेपी जी, सब लालू मुलायम सिंह यादव सब जेल में थे ना। ओके, अरे भाई सुन लीजिए ना, काहे को परेशान हो रहे? अब हम आपको वही बता रहे हैं कि जो हाई कोर्ट का फैसला था जस्टिस जगमोहन सिन्हा का, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर आंशिक रोक लगा दी थी। ये आप कभी नहीं बताते, क्योंकि ये बता करके आपकी हवा निकलती है। और इमरजेंसी तो हमने लगाई, गलती की हमने हिंदुस्तान से माफी मांगी। और इंदिरा गांधी पहली ऐसी नेता थी जिन्होंने जनता पार्टी की सरकार का एक प्रस्ताव आया था इमरजेंसी के खिलाफ जब लोकसभा में, तो इंदिरा गांधी जी और पूरी कांग्रेस ने उस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। आप लोग असल बात क्या नाम, आप लोग करते क्या है? आप लोग अपने मतलब की बात उठाते हैं। आप लोग ना कभी अशोक ऑपोजिशन के लीडर्स को अंदर डाल दिया गया था, जेल में ठूस दिया गया था। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, जेपी, बिल्कुल डाला गया था। अटल बिहारी वाजपेयी, सबको लीडर। आपको एक ऐसा फैक्ट बताता हूं, आप चौंक जाएंगे, आपके दर्शक चौंक जाएंगे। बिल्कुल डाला गया था। अमीश जी, आप उनको हाँ बोले आप बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। आपने भी 2.5 मिनट बोला। ओके अमीश जी, इमरजेंसी के बाद कई किताबें लिखी गई, उसमें से एक किताब इन्हीं के खासम खास खुशवंत सिंह और ऐसे पत्रकारों की थी जिन्होंने बताया कि संजय गांधी जी का और इंदिरा जी का प्लान था कि चुनाव 30-40 साल तक ना हो और प्रेसिडेंशियल वन पार्टी सिस्टम के तरफ जाना है। ये अब क्या क्रेडिट ले रहे कि हमने इमरजेंसी पर रेजोल्यूशन सपोर्ट किया? राजनाथ जी को अपनी माता जी के अंत्येष्टि के लिए बाहर आने नहीं दिया भाई। ये आप लोगों की असलियत है। और आखिरी बात, ये महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, 18 जनवरी 1 करोड़ वोट बढ़ गए,
3 फरवरी 70 लाख वोट बढ़ गए राहुल जी, और 7 फरवरी 30 लाख वोट बढ़ गए। कितने वोट बढ़े भाई, वोट बढ़े कितने, वो आंकड़ा बताओ। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट में फ्यूज डेटोनेट। अब मेरे बीच में कौन बोल रहा है? अब सर कौन बोल रहा है? अमित जी आप बीच में मेरे बोल रहे हो, मेरे को 10 सेकंड में बात समाप्त करने दो। 10 सेकंड ओके, ले लद्दाख पे, ले लद्दाख पे सब पे आ रहा है। 10 सेकंड में आप काहे परेशान हो रहे हैं? 10 सेकंड में भाई, अब वो मेरे बीच में लगातार बोल रहे हैं। अमित जी आपने मुझे रोका, मैं उनको रोक रहा हूं। 1 सेकंड, अरे बोलना पड़ेगा क्योंकि आप बोल रहे थे। ऐसे ये ठीक नहीं। अमित जी उनको मैंने रोक लिया था, उनको ऑडियो डाउन कर दिया था मैंने। ओके, उनको ऑडियो डाउन करा था मैंने, उनको ऑडियो डाउन करा था, उनको फ्रेम से भी आउट किया था। ओके, मेक योर पॉइंट। अमित जी मेरा पहले ये सवाल है कि पहले तो जेन सी मतलब कि जनरेशन कांग्रेस के द्वारा की गई हिंसा, जिसका प्रमाण अब सामने आ चुका है। जेन सी, आप क्या सी से समझे? जेन जी में समझा। स्मार्ट आदमी है, स्मार्ट आदमी है। जेन सी का मतलब जेन कांग्रेस। ये अमित जी बहुत शरारती व्यक्ति है, शरारती है, इनकी शरारत देखो। हमने जेन सी बोला, जेन सी ये नया टर्म है ना। ऐसा सुनिए ना, नया टर्म क्यों है कि ये 23 सितंबर को काउंसिलर कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगली दिन बीजेपी के दफ्तर पर अटैक होता है, वो बोलते हैं मैं करूंगा हमला। फिर कांग्रेस के एमएलए वहां पे पाए जाते हैं, फिर वहां पे काउंसिलर को बुक किया गया, उसका भी वीडियो आ गया है। फिर सोनम वांगचुक, जिसका अभी बता रहे थे एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ है, उसने किस प्रकार से अरब स्प्रिंग की बात की थी और कैसे वो लैंड हड़प रहा था और कैसे मॉडल फंडिंग पाकिस्तान जाकर हो रहा था, वो सब छोड़ दे। जेनजी का आंदोलन था, ये जेनजी का नहीं था। जेनजी तो समर्थन कर रहा है, पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है, इनके पास तो पुख्ता प्रमाण है ना। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उस प्रमाण का? महाराष्ट्र में क्या हुआ? जेनसी के प्रवक्ता, सी फॉर कांग्रेस। ओके, जवाब सुरेंद्र राजपूत। हाँ, वही क्या नाम शहजाद भाई, जिस तरीके से आप जेनसी की बात कर रहे हैं उसी तरफ से आपने झा 1 और झा 2 की भी बात की थी। और बिहार का जवाब, बिहार का नौजवान, मैं तो बोल रहा हूं कि बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर बोला, उसको बोलो ना। अब बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर रुकिए ना, अभी टॉयलेट क्लीनर बोला है, बिहार वाले बताएंगे एक बार। और रही बात महाराष्ट्र की, रही अब इसका फीडर नहीं डाउन करोगे। अरे आपका करियर फेड हो गया। जब महाराष्ट्र की बात जब कही तो वो हाई कोर्ट में अभी कुछ नहीं, हमारा कुछ डाउन नहीं होगा शहजाद भाई, चिंता मत करो, आपका ही सब डाउन होना। अब आप तो वोट चोरी में भी, डकैती में भी पकड़े गए, चोर भी हो, डकैत भी हो, और कुछ दिनों बाद तुम देशद्रोही भी हो जाओगे। अभी चिंता मत करो। अभी ऐसा है महाराष्ट्र में, अभी जो हमारी 99 पिटीशन पेंडिंग है ना हाई कोर्ट में, आप जो एक पिटीशन जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की थी, उस पर जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, हमारी 99 पिटीशन पेंडिंग है वहां पर, और किसी पर भी आप लोग वहां पर फैसला प्रकाश आंबेडकर हमारा कार्यकर्ता आने वाले समय में, बाबा साहब आंबेडकर जी के परिवार को तो छोड़ दो। आने वाले समय में अब क्या हो गया है अमित देवगन आपको? अरे अमित जी को फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट बताना भी गुनाह है क्या? अरे 1 सेकंड भाई, आप दोनों एक दूसरे को। अच्छा ओके, आगे मैं भी इसमें फैक्ट बताऊंगा। फीडर मत डाउन करना। अच्छा ठीक है, मैं आपको डांट नहीं रहा, लेकिन वो भी 30 सेकंड बोले। फीडर मत डाउन करना। 4 मेहमान मेरे बोले नहीं है, फीडर मत डाउन करना। बोलिए, हिम्मत मत करना फीडर डाउन करने की। अरे ऐसे कोई हिम्मत की बात नहीं है, मैं कोई कुश्ती के अखाड़े में नहीं बैठा हुआ। अरे बड़ी खबर, सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले की एक बड़ी खबर, अघोषित बैंक खातों के जरिए पैसा लिया जा रहा था। ले हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के खिलाफ भारत सरकार का बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ विदेशी एजेंसियों के थ्रू ये एक्शन कराने की कोशिश थी। बड़ी डेवलपमेंट है। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं अमीक जमाई का। अमीक जमाई, क्या अराजकता फैलाना चाहते हैं? वायलेंस का कोई भी जगह हमारे किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं होना चाहिए। जो हुआ है उसका जो है हम सब लोग कंडेम करते हैं, लेकिन जो लेह लद्दाख है अमित जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय का पूरे तरीके से पूरे मुद्दे पे जो फेल्योर है, ये दोबारा से एक मणिपुर जैसा सिचुएशन लेह लद्दाख में बन रहा है। लेह लद्दाख भारत का शहरक कहा जाता है, शहरक समझते हैं, उसके ऊपर ठीक चाइना आके वहां पे बैठ चुका है। सवाल यह है कि जब आपने यूनियन टेरिटरी बनाया, आपको जल्दी क्या था? आपने आज तक वहां पे एक गस्टेड नौकरी नहीं दी। पब्लिक सर्विस कमीशन आज तक आपने पूछिए शहजाद भाई से क्यों नहीं बनाया गया वहां पर। आउटसोर्सिंग के जरिए लेह लद्दाख के बाहर की कंपनियां वहां जाके नौकरियां दे रही हैं। तो 90% आदिवासी बाहुल लेह और लद्दाख, उनका डेवलपमेंट जो 6th शेड्यूल में हमने तय किया था, जो वादा किया था गृह मंत्रालय ने, यूटी बनने के बाद ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। भाई अगर आदिवासी 90% चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उत्तराखंड जैसी आपदाएं उनके लेह लद्दाख में आए। उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिमांड है
जिसको मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सोनम वांगचुक जी के पूरे आंदोलन को हमने समर्थन देते हुए हमने कहा था कि जो आदिवासी बाहुल लेह लद्दाख है, भारत की सरकार को उनके साथ न्याय करना चाहिए। तो सवाल यह है कि ये जो हिंसा फैली, क्या हमारी एजेंसियों को खबर नहीं थी? क्या हमारे लोगों को खबर नहीं थी? कांग्रेस पूरे जो तहरीक के लोग हैं, गांधीयन तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन हुआ, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूंक दिया, हम कंडेम करते हैं, हम कंडेम करते हैं जो कुछ हुआ। लेकिन ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने जैसे मणिपुर को जलाया था, उन्होंने लेह लद्दाख को जलाने का काम किया है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सोनम वांगचुक इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि कैसे मास्क पहनना है, हुडी पहनना है। ये फिर अगले दिन आप देखिए 23 तारीख को कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की जिसमें उनके नेता ने कहा कि हम बीजेपी के दफ्तर पर जाकर स्टोन करेंगे, और फिर नेक्स्ट डे वो दिखे वहां पे, जब चल रहा था वहां पे कांग्रेस के नेता थे। उसके अलावा एक सेकंड, ये एक सेकंड मैं पूरी बात करता हूं, बीच में इनका टोक 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 बंद कीजिए। सुनिए, ये नहीं पूरी बात आप 20 सुन लीजिए भाई अमित जमाई, आपको तो लेह लद्दाख के बारे में कुछ नहीं पता। अपनी बात बंद करिए, जवाब दीजिए पहले। यूटी में पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है, गृह मंत्री अमित शाह जी लेह लद्दाख में क्या कर रहे हैं? सर मैं अपनी क्या कर रहा है लेह लद्दाख पे? मैं अपनी बात गृह मंत्रालय जिम्मेदार है जो कुछ वहां पे हो रहा है लेह और लद्दाख में। चीन की फौजें वहां पे खड़ी हुई है और शर्म नहीं आ रही आपको? चीन का फौज बाहर खड़ा हुआ है और आप वहां पे लेह लद्दाख के लोगों पर जो एट्रोसिटीज कर रहे हो, डंडे चलवा रहे हो, गोली चलवा रहे हो, इमीडिएट बंद करो। पहली बार समझ में आ रहा है मुझे। अगर अमित जी पहली बार समझ मेरे भी भाई ये मेरा बोलने का समय है, जो कार्रवाई है उसको बंद करवाइए। आपने बोला ना, जवाब तो सुनिए आप। गजब का अमित जी, ये एनवायरमेंट मुद्दे पे यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया था? हो यार, लेट मी ओपन माय माउथ एटलीस्ट यार। अब कितना इंटरप्ट करेंगे? फिल्म मत बनाओ। सोनम वांगचुक जब ओके मैंने उनको ऑर्डर डाउन करा दिया था ना, ओके 30 सेकंड्स। वहां पे जो गांधीयन आंदोलन चल रहा है, अमित जी ये 6 शेड्यूल से लेकर इंडिपेंडेंट स्टेट बनने की डिमांड क्या मोदी जी के आने से बात ही हुई क्या? इनको बताओ कि ये 2% बजट का देते थे जम्मू कश्मीर का, लद्दाख ले को साथ में था, वहां पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। उसके बाद हमने यूनियन टेरिटरी बनाया, इन्होंने तो कुछ नहीं बनाया, सिर्फ ऑटोनॉमस काउंसिल एक बनाई, दूसरी काउंसिल भी हमने बनाई। उसके बाद इनसे पूछे एनवायरमेंट इश्यूज के लिए अरब स्प्रिंग की बात करना है, नेपाल के मूवमेंट की बात करनी है, पाकिस्तान 2025 में जाना और एनवायरमेंट की चर्चा करनी है, फॉरेन फंडिंग लेकर एनवायरमेंट की चर्चा करनी है, और फिर विदेशी फंडिंग। उनको लैंड दी गई थी सोनम वांगचुक को कि आप कुछ उस पर यूनिवर्सिटी बनाना है तो बनाइए। 8 साल में यूनिवर्सिटी की एक ईंट नहीं आई, 37 करोड़ रुपए ड्यूज हो गए। जब वो लैंड वापस ली गई तब वहां से आए, क्योंकि कल तो चर्चा होने, आज और कल में चर्चा होने वाली थी। ये जो लीड डेवलप बॉडी है लद्दाख की, उनकी चर्चा को सैबोटाज करने के लिए किया गया। और मैं अमित जमाई से पूछना चाहता हूं, अमित जमाई जी आप बोलिए, कान खोल के सुनिए, आप बताइए कि पहली बार अटल टनल, जोजिला टनल, ऑल वेदर रोड, बिलासपुर मनाली लेह का रेलवे सर्वे, 87 ब्रिजेस, ये हमारे समय पे हुआ। 24/7 वाटर सूरेज हमारे समय पे हुआ। हमारे समय पर वहां पे 4G और 5G कनेक्शन पहुंचा। हमारे समय पे 5 लाख टूरिस्ट वहां पर पहुंचे, आपके समय पे 1 लाख से कम थे। हमारे समय पे 65,000 मुद्रा लोन योजना। हमारे समय पर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कायाकल्प की बात की गई। आप बताइए आपने किया क्या? आप 3 काम गिनवाइए लद्दाख के लिए, 3 काम गिनवाइए। सेंटर में कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी तो सपोर्टिंग फैक्टर थी। मैं आपसे तो सपोर्टिंग फैक्टर तो क्या सपोर्ट किया? ओके आप कह रहे बोल क्यों रहे हैं? अमित जी ये भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है कि सबके बीच में इनको आप समय देंगे, विपक्ष को कोई समय नहीं देंगे। राजपूत जी बोलेंगे 4 बैठे हैं आपकी तरफ से, 4। हमारे एक व्यक्ति ने तो बोला भी नहीं। क्या मैं जवाब दूं? क्या मैं जवाब दूं? बोलिए बोलिए बोलिए, आप ही बोल रहे हैं। अमित जी मैं पूछ रहा हूं, आपने यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया? आपने जब बनाया तो आप बताइए, लेह लद्दाख के युवाओं को, पूरे देश को बताओ। अच्छा आप बोलने दो, लेह लद्दाख के लोगों को एक गस्टेड नौकरी का नाम बता दो, कहां पे नौकरी दिया। दूसरा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वहां का, जो मेरे नेता अखिलेश यादव जी चाहते थे कि डेवलपमेंट गुजरात मॉडल नहीं चाहिए लेह लद्दाख में, पूरा उत्तराखंड बर्बाद कर दिया आपने। आपदाएं आ रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, बैठ रहे हैं, जोशी मत बैठ गया है। लेह लद्दाख को बर्बाद मत करिए। हमारा यह कहना है कि जो युवा आज सड़कों पे है, उन पे जो ऑपरेशन हो रहा है,
जो लाठियां चल रही हैं, जो गोलियां चल रही हैं, इमीडिएट गृह मंत्री अमित शाह जी से हम निवेदन करेंगे, बंद कराइए उसको। कोई गोली नहीं चल रही है, खड़ा हुआ है आपके ऊपर, कोई गोली नहीं चल रही है। ये गलत बयानबाजी, लेह लद्दाख के लोग दुश्मन नहीं है हमारे, गलत बयानबाजी, बिल्कुल कोई गोली नहीं चल रही है। और देश की ताकत है, युवा इस देश की ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक सेकंड, लेकिन अराजकता किसी की नहीं अलावा हो सकती। आज बीजेपी का दफ्तर को अगर आग लगी है तो कल किसी और के दफ्तर को भी आग लग सकती है, इसलिए अराजकता को अलाउ नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेक, मैं आता हूं, मैं एक विवेक और मलूक नागर के पास आता हूं, मैं वो अभी तक बोले नहीं है। मलूक नागर है, नहीं शहनाज शांति। ओके, मलूक नागर और विवेक की बारी है। ओके मलूक नागर, क्या आपको लगता है अराजकता चल सकती है और राहुल गांधी कौन सी गेम खेलना चाहते हैं आपकी राय में? देखो, साफ साफ कह रहे हैं कि हम एक गेम खेल रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं जैन जी अब इसको संभालेंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है संविधान की रक्षा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा। अरे भाई, एलओपी हो तुम, प्रधानमंत्री के बाद संवैधानिक पद, देश की संसद सबसे बड़ा, क्या तुम आग लगवाना चाहते हो? अभी लद्दाख में तुम्हारे कांग्रेस का सभासद ट्रेनिंग ले रहा है, हाथ में कुछ हथियार लिए घूम रहा है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, भीड़ को निकाल रहे हैं। तुम क्या चाहते हो, देश में दूसरी पार्टी के लोग भी इस तरह निकल करके तुम्हें ढूंढें? अरे शर्म करो, पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ बाहर लड़ाइयां चल रही हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान को घुस के मारा, 2040 में जो इकोनॉमी चौथे नंबर पर थी 2025 में आ गई। 2004 में आप कहने की कोशिश कर, 2040 बोल दिया आपने आवेश में। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 में ये कह के गए थे कि देश की इकोनॉमी चौथे नंबर पे 2040 में आएगी, और हमने 25 में कर दी। इन लोगों पे झेल नहीं रही है, माना ये एनडीए की झेल नहीं पा रहे, माना बीजेपी को झेल नहीं पा रहे, माना मोदी को झेल नहीं पा रहे, इतने बौखला गए कि देश के खिलाफ ही काम करने लगे, आग लगवाने के लिए उकसा रहे लोगों को। देश द्रोह पर उतरा है। आप लोग देश में आग लगवाना चाहते हैं, दंगे करवाना चाहते हैं, स्थिति को अनियंत्रित करना चाहते हैं, देश में परेशानी खड़ा करना चाहते हैं। मलूक नागर से देखिए, मलूक नागर जो मर्जी कहें, देश का एक इतिहास रहा है, और जब भी ये डिमांड्स रही हैं सेपरेट स्टेटहुड की, बहुत बार जो सिटीजन्स हैं वो वायलेंट हुए हैं। हमने झारखंड के केस में देखा, जब ज्वाइंट बिहार टूटा, ज्वाइंट आंध्र प्रदेश जब टूटा, तेलंगाना बड़ा वायलेंट स्ट्रगल हुई। ये अराजकता क्यों चाहते हैं पूरे देश में? उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, एक मिनट सुन तो लीजिए, सुनिए, हम कोई अराजकता अरे देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? ऐसी बात क्यों बोलते हो जो देश के खिलाफ जाए? ऐसी बात क्यों बोलते हो जो देश के लोगों के खिलाफ जाए? ऐसी बात क्यों बोलते हो जो देश में आग लगवाने की बात करते हो? क्या तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो? क्या तुम देशद्रोही हो? सोचो क्या बोल रहे हो। देश के नेशनल टेलीविजन पे जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, क्या बोल रहे हो यार? विवेक, तुम तो बहुत समझदार आदमी हो, तो बड़े जिम्मेदार लोग हो। अब आप आराम से सुन लीजिए जरा 30 सेकंड। मलूक नागर जी 30 सेकंड सुनिए, फिर उत्तर दीजिए आप। तो ये देश का इतिहास, 3 राज्य मैंने आपको कोट करे, हमारी समस्याएं रही हैं, मणिपुर में भी रही हैं, नागालैंड का अकॉर्ड था, मोदी साहब ने जाकर के साइन किया, वहां शांति बहाल हुई है। तो जब एक बड़ा देश होता है, डाइवर्स देश होता है, ये समस्याएं आपकी आती रहेंगी। लेकिन इसको कहना कांग्रेस ने करवाया, राहुल गांधी ने कराया, 2014 के बाद से ही सोनम वांगचुक जो है वो बीजेपी के ब्लू आइड बॉय थे। जब 2019 में आपने 370 धारा हटाई, लेह लद्दाख के लोगों को वहां पे यूनियन टेरिटरी आपने घोषित किया, लोगों ने उसका स्वागत किया। लोग चाहते थे एक कदम और आएगा, हम लोगों को कश्मीर और जम्मू के लोगों के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन आपने वादा तोड़ा। अच्छा, एक लेट्स गेट रियल। ओके, मैं आपने एलओपी आप ओके, एक सेकंड, मैं आपको मैं मौका दूंगा आपको, लेकिन आप बोल रहे हैं एलओपी संवैधानिक पद है, यही आपने बोला, आप कह रहे हैं एक जिम्मेदार पद है। तो जिम्मेदार पद पे बैठे रहने वाला व्यक्ति क्या ये बात बोलता है कि हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य के साथ लड़ रहे हैं, हम इंडियन स्टेट के साथ लड़े हैं? 15 जनवरी 2025, 15 मार्च 2023 यूरोप, नहीं एक सेकेंड, यूरोप और अमेरिका कौन होते हैं हमारे लोकतंत्र में बोलने वाले? वो कह रहे हैं कि आइए भारत को बचाइए, राहुल गांधी गुहार लगा रहे हैं वो भी विदेशी धरती पर। जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, मैं आज की बात पे तो आ ही नहीं रहा हूं। बड़ा कंफ्यूजन जो है, क्या कंफ्यूजन है इसके अंदर? की बात में मैं स्टेट पे आ रहा हूं। राहुल गांधी ने बोला था कि नहीं बोला था? एक सेकंड, राहुल गांधी ने ये दोनों बातें बोली कि नहीं बोली?
अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कोट करिए, मैं गलत बोल रहा हूं। राहुल गांधी ने नहीं, आप सुने सर, इंडियन स्टेट शब्द का यूज किया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की पुस्तक पढ़ेंगे, स्टेट शब्द के अंदर क्या क्या आता है, स्टेट में सिर्फ राज्य नहीं है, स्टेट के अंदर सारे सरकारी तंत्र हैं, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन। अरे देश की इकोनॉमी डेड बोल रहे हो क्या? तुम सहमत हो? 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, सर ये उसी के खिलाफ बोले वो, क्या बोल रहे हो यार विवेक भाई? सुनिए विवेक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विवेक, ओके, आप कह रहे हैं इंडियन स्टेट का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं, इंडियन स्टेट का मतलब समझिए। एक सेकंड, नहीं सर, मैं आपकी बात को ऊपर रख लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अगर अब इसका मतलब भी बता दीजिए, यूरोप और अमेरिका टारगेट करेंगे, ऑपोजिशन को टारगेट करेंगे। एक सेकंड, यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के रक्षक इस बात से बेखबर क्यों है भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है, और वो क्यों नहीं इंटरवीन करते? अब बताइए क्या मतलब है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझाइए। अगर आप मेरे प्राइम मिनिस्टर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप, मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं आपसे, इधर उधर की बात मत करेंगे, समर्थन लेंगे, बिल्कुल ठीक किया। पता होना चाहिए दुनिया को मुल्क में हो क्या रहा है, और पता है एक सेकंड है दुनिया को, मोदी इज नो लॉन्गर अ रिस्पेक्टेड मैन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को क्या पता होना चाहिए? पूरी दुनिया को क्या पता होना चाहिए? कैन यू कम अगेन विवेक जी? जो बाइडेन आकर के, सुनिए सर, पूरी दुनिया को G20 में, सर लेट मी स्पीक सर। हाँ प्लीज सर। तो मैं बता देता हूं क्या पता होना चाहिए। शांति, ऑल ऑडियोज डाउन। विवेक श्रीवास्तव ऑन स्क्रीन एंड ऑडियो बजाई गई। सर मुझे बोलने तो दीजिए कम से कम। देशद्रोही बोलते हैं आप बोलने नहीं दे रहे, आपको पाकिस्तानी बोलते हैं। अच्छा यार ठीक है, देशद्रोही होगा, हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं, बस अगर यही कहलवाना है तो कह लीजिए देशद्रोही है। राहुल गांधी भी, विवेक श्रीवास्तव भी, सोनिया गांधी भी, सब देशद्रोही। नहीं, मैं ये बात को एंडोर्स नहीं करता, सबको अपना राइट है बोलने का। विवेक आपके लिए कही जा रही है बात ये। आप मुझे 10 सेकंड दे सकते हैं, बड़ी कृपा होगी। एक बार, हाँ सुन लीजिए, 10 सेकंड लूंगा। G20 जब G20 का सम्मेलन हुआ, सबने तालियां पीटी। जो बाइडेन ने अगले दिन वियतनाम में जाकर के कहा, आई क्वेश्चन केंद्र शासित प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ऑफ इंडिया। मुसलमान है वहां बाइडेन ने, और जो बाइडेन ने कहा 60 सालों में, और G20 के अगले दिन कहा, और वियतनाम में जाके कहा, क्या कभी MP बनाया? वो गुजर मुसलमान जो दलित मुसलमान है, खटाना को MP बनाया, उन लोगों में खुशियां मिली। तुम क्या चाहते हो? उनकी खुशियां छीने? तुम क्या चाहते हो? 370 से देश आजाद हुआ, दोबारा लगाना चाहते हो? क्या चाहते हो? मलूक शांति। देखिए अमीश जी 10-15 सेकंड, विवेक जी 10 सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 10-15 सेकंड। अभी दो चीजें हो गई आपने, एक तो जब इन्होंने कहा स्टेट की परिभाषा, तो आपने ट्रैप कर दिया बोल के कि इंडिया इज नॉट अ नेशन भी बोला था राहुल जी ने एक बार। एनीवे छोड़ देते हो। आज पहली बार एक वामपंथी बोल रहा है यूएस और यूरोप का इंटरवेंशन ठीक है। मतलब चलो मैं समझ सकता हूं कि वेस्टर्न पावर से एफिलिएटेड कोई बोले, एक वामपंथी बोल रहा है कि राहुल जी ने बिल्कुल सुनिए तो दूसरी बात विवेक ने एक और पोल खोल दी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑफ व्यूअर्स, क्योंकि आपके शो के दर्शक बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट दर्शक है। जो लीड बॉडी है ना लद्दाख में, जो ये सारी नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करती है, उसका नाम है LBA। कई वर्षों से उनके साथ हम लोग की आज भी बैठक होने वाली थी, 6 तारीख को भी थी। 84% उनको ST में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। LBA ने आंदोलन किया था कि UT स्टेटस मिल जाए 2018 में, और जब 2019 में हमने दिया था स्टेटस तो उन्होंने पर्सनली थैंक किया था, उन्होंने पिटीशंस लिखी थी कि वी वांट यूटी स्टेटस। अमित जमे को कोई आइडिया नहीं इसका, विवेक ने बोल दिया कि हमने स्वागत किया था, ये स्वागत योग्य था कि यूटी स्टेटस मिला। अब मैं अमित जी से पूछना चाहता हूं, अमित जी ये बताइए जरा कि इतने वर्षों में आपने 6 शेड्यूल पे 84% को क्यों नहीं डाला, और आपने यूटी स्टेटस क्यों नहीं दिया लद्दाख को, जो उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग मांग थी, और बाकी सब छोड़ दीजिए। वोट चोरी पे ये मामला शुरू हुआ है। आप राहुल गांधी के उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट चोरी हुई? वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी बोला इन्होंने। अब बताइए, इसमें प्रूफ दे दीजिए। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, मलूक जी तो फॉर्मर सांसद रहे, उसमें वोट चोरी, ये क्या आरोप लगा रहे राहुल गांधी? बताइए अमित जी। देखिए एक बात तो मैं अमित जी भाई, आप एक बात मैं अपनी ऐड कर देता हूं इसके अंदर। आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, दूसरा आप कह रहे हैं, अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव NSUI हार गई, वोट चोरी हुई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव ABVP जीती तो वोट चोरी हुई। चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, उसका चुनाव ABVP जीत गई, क्या वोट चोरी हुआ? मतलब बैलेट से हो रहा है तब जीत रहे हैं, EVM से हो रहा है तब जीत रहे हैं। देखिए वोट चोरी का नैरेटिव, तो क्या सपा ने भी 24 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी करके 34-37 सीटें जीती थी? जवाब दीजिए। 2037 सीट्स का वोट चोरी बहुत पहले हो चुके। आमेश भाई
ये बातें हो चुकी, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे मौका दीजिए प्लीज सर। देखिए, सबसे पहले जो वोट चोरी है वो मेरे नेता माननीय अखिलेश जी ने पकड़ी। 2 साल पहले 18,000 वोट का एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन को उत्तर प्रदेश के और मरकज के इनको भेजा गया, लेकिन ये सीईसी जो है वो चुप बैठे हुए थे। हम एक ऐसा सीईसी का हमने इतिहास देखा है, टीएन शेषन साहब, आप तो उनका इतिहास जानते हैं अमीश जी, वो नरसिम्हा राव जी के जमाने में रहे, चंद्रशेखर जी के जमाने में रहे, अटल जी के जमाने में रहे। कहा जाता था कि वो नाश्ते में एमएलए एमपी की जिंदगियां खाते हैं, पार्टियां खत्म कर देते हैं। हम चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी है जो पीएमओ से गवर्न ना हो। आप भाषा समझिए इलेक्शन कमीशन की, वो एनडीए को नहीं बोल रहा है, वो इलेक्शन कमीशन को धमकी देते हैं। तो ये जो भाषा है, ऑटोक्रेसी है, ये भारत में नहीं चलेगी, नंबर 1। नंबर 2, शहजाद जी ने कहा कि स्टेट हुड क्यों नहीं दिया। वादा तो आपने लद्दाख के लोगों के लिए स्टेट हुड का किया था। अगर आपने नौकरी नहीं दी, आपका गलती। आपने वहां आउटसोर्सिंग क्यों किया? गुजरात लेह लद्दाख के बाहर की कंपनियां वो वहां क्या कर रहे हैं? जो डेवलपमेंट है लेह लद्दाख का, वो आदिवासी तय करेंगे। आदिवासी तय करेंगे कि उन्हें कॉलेज चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए या क्या चाहिए। लेह लद्दाख का आदिवासी क्या करेगा? कमीशन वो तय करेंगे। Who are you? Okay, you make your point. Okay. अमीश जी के साथ 2 बार डिबेट करने का मौका मिल जाता है, मैं प्रिविलेज मानता हूं अपने आप को। उसमें एक बार लास्ट वीक जब मैं अमीश के शो में था तो अमीश जी को बोला गया टीएन शेषन बहुत अच्छे इलेक्शन कमिश्नर थे, तो यूं अमीश जी ने वीडियो निकाला और बोला ये टीएन शेषन बता रहे हैं कि कैसे राजीव जी ऑर्डर करते थे कि इस डेट पे चुनाव कर दो। याद है वो वाला वीडियो आपने प्ले किया था। और टीएन शेषन बाय द वे एंड में जाके कांग्रेस चुनाव से एल के अडवाणी जी के खिलाफ। आपके लिए तो नवीन चावला भी आइडियल हो सकते हैं भाई साहब, आपके लिए तो वो एमएस गिल भी हो सकते हैं। और जहां तक आदिवासी की बात है, आदिवासी बेटी को हमने राष्ट्रपति बनाया तो इन्होंने बॉयकॉट किया, इन्होंने बॉयकॉट किया। Okay, Amit Jamai, I'll come back to you, sir. Let me go to the prime opposition party, Congress party. मतलब सपा नहीं है? नहीं, सपा भी है। नहीं, don't trap me, Shehzad. Don't trap me on this. लेकिन सपा is also important party, but prime opposition party I say. Prime opposition party is Congress, and that's ये है, ये सच है, सत्य और तथ्य है। ओके, मेरा सवाल ये है आपसे सुरेंद्र राजपूत। देखिए, अभी यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी एफिलेटेड, आरएसएस एफिलेटेड एबीवीपी चुनाव जीती है, और वो सब जो टेम्पलेट है उन चुनावों की, वो सब बैलेट से होते हैं, वो चुनाव भी जीती है। तो कहीं ना कहीं चाहे जेनजी का माइंडसेट हो, चाहे आम नागरिक का माइंडसेट हो, वो कांग्रेस की तरफ रुझान दिखता नहीं है। थोड़ा दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर, जहां आपकी 99 सीटें आई, लेकिन आप उस ट्रेजेक्टरी को ऊपर नहीं ले पाए। अपनी कमियां ढूंढने की बजाय आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, और बीजेपी का आरोप है कि अराजकता आप पूरे देश पे फैलाना चाहते हैं। इससे मेक योर पॉइंट। 2 बातें हैं। आपने यूनिवर्सिटीज के चुनाव की बात तो कर ली, लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव की बात आप भूल गए अमित देवगन जी, बिल्कुल भूल गए आप, चूंकि वो आपके पक्ष की बात नहीं है। चंडीगढ़ में तो खुली आंखों से दिखी ना चोरी और डकैती, आपके सामने थी, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो बात हो रही थी 2024 में समाजवादी पार्टी 37 और हम 6 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते, अगर वोट चोरी ना होती यहां पर तो हम 55 सीटों से ज्यादा जीतते। नंबर 3, यहां पर हम लोग प्रमाण के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, चुनाव आयोग के डेटा के साथ आ रहे हैं कि महादेवपुरा में 1,250 वोट फर्जी हैं, डुप्लीकेट हैं, या एक वोट 4 जगह पर है। उसके आयोग उसकी जांच करने की जगह हमको धमकी दे रहा है। आपको यह चीज नहीं दिख रही है? कोई बात नहीं, नहीं दिखे। आपने देखा कि 6000 वोट के आसपास किस तरीके से आलंद में डिलीट करने की कोशिश की गई, वो हमने एफआईआर नहीं की, चुनाव आयोग ने एफआईआर की, और चुनाव आयोग की एफआईआर पर कर्नाटक सीआईडी ने काम किया, और कर्नाटक सीआईडी को 18 लेटर कर्नाटक सीआईडी ने लिखे, अब तक ना तो ओटीपी की ट्रेल दे रहे हैं, अच्छा डिलीट ना बाकी 2 चीजें आपके सामने। ओके, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं देखिए बहुत शालीनता से आपसे पूछा जाता हूं, आप कह रहे हैं डिलीट करने की कोशिश हुई, वो वोट तो डिलीट नहीं हुए। अच्छा, जब ये तमाम आप आरोप लगा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने केस फाइल करा बकायदा इसके ऊपर। मेरा आपसे प्रश्न ये है, आपने चंडीगढ़ की बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय लिया, उसको कोई भी सही नहीं मानेगा, एक इंडिविजुअल की गलती को कोई भी सही नहीं मानेगा, वो वाकई गलत था और उसको कोई सही मान नहीं हो गया। पॉइंट नंबर 2, सर मैं ये लोकतंत्र के लिए कह रहा हूं, मैं भी आगे रहूंगा,
आप भी आगे रहेंगे, आपकी सरकार भी आएगी, मैं भी पत्रकार रहूंगा, इनकी सरकार भी जाएगी, मैं भी पत्रकार रहूंगा। मैं आपसे बड़ा सिंपल, सर डेमोक्रेसी कभी भी आ सकती है भाई देश में। मैं एक एस्टिमेट कर रहा हूं, देखिए एक सेकंड, लेट मी इकोनॉमी को डेड कहेगा भाई, डेड है, मैं उस बात के साथ नहीं हूं। ओके मलूक नागर, ये आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है ना, सरकारें आती जाती रहती हैं इस देश के अंदर। मेरा प्रश्न ये है कि डेमोक्रेसी में हम अगर यकीन ही छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम होगा? कांग्रेस इससे पहले भी चुनाव हारी है, बीजेपी इससे पहले भी चुनाव हारी है। मैं माना थोड़े दिनों तक चलता है, लेकिन इतना आप जब ये मोमेंटम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को यकीन नहीं हो रहा है।